वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस 2022 की तैयारी कर रहे हैं और उसी में हम सबसे पहले सीटेट 2021 में जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए वो हम अच्छे से देख रहे हैं। आज हमारी जो है ये 6 क्लास होने वाली है, जिसमें हम 27 दिसंबर 2021 में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए वो देखने वाले हैं, कंटेंट के सारे क्वेश्चन। उसके बाद हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेंट कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद पेडागोजी में कंप्लीट करेंगे। और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे सीटेट 2022 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया। अब देखिए, आप एक बात ये भी सोच रहे होंगे कि 24 के बाद सीधा मैम ने 27 तारीख का पेपर सॉल्व कराया है, क्योंकि जो 25 और 26 थी इनमें आपके एग्ज़ाम नहीं हुए थे। तो 24 के बाद जो सीधा एग्ज़ाम हुआ था वो 27 दिसंबर को हुआ था, तभी हम 27 दिसंबर का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डू प्लांट रिक्वायर एज माइक्रो न्यूट्रेंट फॉर ग्रोथ। जो पौधे होते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रेंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो हमें बताना है वो सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रेंट यहाँ पर कौन है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। देखिए, पौधों को दो तरह के न्यूट्रेंट्स चाहिए होते हैं, एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। ये याद कर लीजिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ ले। मैक्रो में आपके आ जाते हैं NPK। NPK का मतलब क्या है? नाइट्रोजन, फोस्फोरस और आपका पोटाशियम। उसके अलावा कैल्शियम, सल्फर और आपका मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं जो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, NPK याद रखना है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटाशियम। नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटाशियम। और CSM याद रखना है, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। ये सारे के सारे आपके मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं जो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। उसके अलावा कुछ और ऐसे भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रेंट्स हैं जो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए। वो होते हैं आपके आयरन, जिंक, कॉपर। ये सारे के सारे जो होते हैं प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। जैसे बोरोन भी लिखा है यहाँ पर, क्लोराइड भी लिखा है। तो ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉपर की जगह अगर आयरन भी होता, जिंक भी होता, तब भी आंसर आपका यही हो जाता, बोरोन होता। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं जो कम अमाउंट में चाहिए, जबकि नाइट्रोजन, फोस्फोरस, कैल्शियम ये आपके मैक्रो में आते हैं। NPK याद रखेंगे और CSM। CSM में आपका क्या जाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये सारे के सारे मैक्रो हैं, और सॉरी आपके हाँ मैक्रो हैं। और माइक्रो में जो कम अमाउंट में चाहिए, माइक्रो में कौन कौन हो जाएंगे? आयरन, जिंक, कॉपर, बोरोन, ये आपके माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम में पूछा गया। सीइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम इन मोर देन वन प्लेस इज पॉसिबल फॉर एन एनिमल वैन। विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जानवरों के लिए। कब? जब उनकी आंखें सिरों के दोनों तरफ होंगी, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। आइज आर ऑन आइदर साइड ऑफ हेड, मतलब दोनों तरफ होनी चाहिए आइज जो है उनके सिर के, तभी क्या कर सकते हैं? वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पर एक से ज़्यादा जगह पर वो देख सकते हैं एनिमल। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पीनियल आई इज प्रेजेंट, वो तो जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उसे जिसे हम थर्ड आई बोलते हैं, दिमाग से जो कनेक्ट होती है, वो वाली पीनियल आइज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। ठीक है, आँख चेहरे के सामने हो, नहीं। यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन बैठ रहा है ना, वो आप खुद भी लॉजिक लगा सकते थे, वो यही होगा, आंखें सिर के दोनों तरफ हों तभी ऐसा वो पॉसिबल है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में बनते रहे हैं। X इज असेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल हुज डेफिशिएंसी कॉज Y। इतना भी समझ में आ जाएगा तो काफ़ी हद तक आंसर के करीब आ जाएंगे। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जिसकी कमी से Y हो जाता है। देखिए, हमारे जो ब्लड है, सीधी सी बात है, उसमें क्या होता है? उसमें आयरन होता है ना। तो सीधा सी बात है, अगर हमें रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना है, उनका निर्माण करना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें आयरन की आवश्यकता होती है। और अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हमें थकान होने लगेगी, हमें चक्कर आने लगेंगे, और उसी बीमारी को क्या बोलते हैं? आपका एनीमिया बोलते हैं, जो हमें आयरन या फिर डायरेक्टली रेड ब्लड सेल की कमी की वजह से हो जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स तो आपका आयरन है जो असेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, और जिसकी कमी से हमें वाई डिजीज़ होती है जो है आपकी अनीमिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? जेड इज़
नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें जेड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होता है विटामिन सी। तो यहाँ पर यही पूछ रहा था कि एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स जो है वो आपका आयरन है, वाई जो है जो कमी हो रही है वो एनीमिया हो रही है, और जेड जो है जो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, वो विटामिन सी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम में पूछा गया, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग, निम्न में से यूक्रियोटिक जीवों के जोड़े की पहचान करिए। इसको करने से पहले कुछ पॉइंट समझने होंगे जो आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाएंगे। देखिए, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं प्रोक्रियोटिक और एक होते हैं आपके यूक्रियोटिक। प्रो मतलब पुराना, पी से प्रो याद रखेंगे तो उसी को हिंदी में पुराने से आप याद रख सकते हैं ताकि आप जिंदगी में कभी ना भूलें। प्रोक्रियोटिक पुराने वाले मतलब वो वेल डेवलप्ड नहीं थे, तो उनमें वेल डिफाइंड केंद्रक न्यूक्लियस जो है वो देखने को नहीं मिलता था। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि किसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक जो है वो सही से वेल डिफाइंड नहीं होता, तो वो होते हैं आपके प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये कैसे थे, ये आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। कैसे थे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे आपके प्रोक्रियोटिक, और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस केंद्रक नहीं था। अब जो एडवांस जैसे हम हैं, हम भी यूक्रियोटिक हैं, हम प्रोक्रियोटिक नहीं है, हम यूक्रियोटिक हैं। आगे चल के जो ऑर्गेनिज्म विकसित हो गए वो हो गए आपके यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। और जो यूक्रियोटिक है ना, वो सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे हम जो ह्यूमन है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर मल्टीपल सेल हैं। लेकिन अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है, ये सिंगल सेल है, लेकिन फिर भी क्या है, ये यूक्रियोटिक हैं, क्योंकि इनमें वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो प्रोक्रियोटिक हैं, पुराने हैं, उन वो सिंगल सेल तो हैं, लेकिन उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो देखने को नहीं मिलता, तो वो प्रोक्रियोटिक हो गए। और जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, वो आपके यूक्रियोटिक होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है हमको बताना है कौन से यूक्रियोटिक हैं, तो यूक्रियोटिक यहाँ पर हो जाएंगे अमीबा और पैरामीशियम। और प्रोक्रियोटिक के भी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जो पुराने हैं, जो सिंगल सेल हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस केंद्रक देखने को नहीं मिलता, तो वो होते हैं हमारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, ये हमारे प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल भी याद रखिए। बाकी यूक्रियोटिक में तो हम सब आते ही हैं, मल्टी सेलुलर भी और सिंगल भी आते हैं, वो होते हैं आपके अमीबा और पैरामीशियम। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ चप्पल के आकार का होता है, वो आपका पैरामीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी कर पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन इजी था। यहाँ पर हमें कुछ रोज दी हैं, है ना, ये रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। तो अब इन रो को हमें सही से देखना है और बताना है कि किसमें जो स्टेट चेंज हो रही है, परिवर्तन हो रहा है किसी भी अवस्था से दूसरी अवस्था में, वो सही है। ये हमको यहाँ पर बताना था। अब देखिए, हम यहाँ पर सबसे इजी इजी वाला ही लेंगे, सॉलिड से लिक्विड। जैसे सॉलिड क्या है, आपकी आइस है, लिक्विड क्या है, पानी है। तो आइस से पानी बनेगा तो वो क्या होगा, वो सीधी सी बात है, वो पिघलना होगा। यहाँ पर लिखा है इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन तो बाहर हो गया, क्योंकि हमको पता है सॉलिड से लिक्विड जो बनता है वो मेल्टिंग ही होता है। क्या होता है, वो मेल्टिंग होता है। तो या तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है या हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं, गैस टू लिक्विड। देखिए, ये होता है सॉलिड, ये होता है लिक्विड और ये होती है गैस। सॉलिड से लिक्विड बना, पानी जैसे बन गया बर्फ़ से, और पानी जो है फिर बाद में जाके भाप बन गया, गैस में बदल गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बॉइलिंग हो जाएगा या इवेपोरेशन हो जाएगा या वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड से गैस बनना, कहाँ से, लिक्विड से गैस, ना कि गैस से लिक्विड। जब लिक्विड से गैस बनेगा वो इवेपोरेशन हो सकता है, लेकिन जब गैस से लिक्विड बन रही है कोई चीज़, वो इवेपोरेशन नहीं होती, वो आपकी कंडेंसेशन होती है। जैसे एलपीजी गैस जो है वो सिलेंडर में भरी जाती है, वो कंडेंस करी जाती है। ठीक है, तो वो कंडेंसेशन है जब गैस से लिक्विड आ रहा है। जब गैस से लिक्विड होता है तो वो कंडेंसेशन होता है, ना कि इवेपोरेशन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। बाकी प्रोसेस भी हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है। जब आप सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो आप याद रखेंगे वो पिघलना होता है, उसे ही हम मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जब आप लिक्विड से गैस जाएंगे तो या तो उसे बॉइलिंग बोलेंगे, है ना, लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं तभी तो वो क्या बनेगा, वो आपका गैस बन जाएगा, या फिर इवेपोरेशन बोलेंगे उसे। अब एक उल्टा प्रोसेस भी होगा, गैस से लिक्विड बनेगा। क्या बनेगा, गैस से लिक्विड बनेगा,
तो वो आपका याद रखना हमेशा, वो क्या होता है, वो कंडेंसेशन होता है, वो संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। ये आप रट लीजिए। अब गैस से लिक्विड आना क्या हो जाता है, वो आपका कंडेंसेशन हो जाता है। रट लीजिए ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। और लिक्विड से आपका जब सॉलिड बन रहा है तो या तो वो सॉलिडिफिकेशन है या भी आपका फ्रीजिंग है। जैसे लिक्विड हमने पानी रखा फ्रीज में तो वो आपका सॉलिड बन गया, फिर से आइस बन गया, तो वो आपका फ्रीजिंग भी हो सकता है और वो आपका क्या हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन भी हो सकता है। तो कंडेंसेशन समझ में आ गया, गैस से लिक्विड बनना, गैस से लिक्विड बनना या गैस से सॉलिड बनना, वो दोनों ही आपके कंडेंसेशन होते हैं। एक और अवस्था होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है, ठीक है। सब्लिमेशन कौन सी अवस्था होती है, जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। जैसे आपका कपूर होता है, कपूर कैम्फर जो है वो सॉलिड अवस्था में होता है, वो लिक्विड में नहीं आता, वो सीधा जब उसको जलाते हैं तो वो सीधा भाप बन जाता है, सीधा गैस बन जाता है। तो वो जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है वो अवस्था क्या कहलाती है, वो अवस्था आपकी सब्लिमेशन कहलाती है। वो भी आपको याद रखनी है। दो अवस्था यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिली होगी अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, एक तो सब्लिमेशन और एक आपका कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कब है, जब आप गैस से वापस किस में आ रहे हैं, लिक्विड में आ रहे हैं, या फिर जब आप क्या कर रहे हैं, गैस से क्या जा रहे हैं, आप सॉलिड में जा रहे हैं, तो वो आपके कंडेंसेशन है, याद रखना है। लेकिन जब सॉलिड से गैस जा रहे हैं डायरेक्ट तो वो सब्लिमेशन है। बस इतना ही आपको याद रखना था, इजीली यहाँ पर आप पहचान सकते थे। तो यहाँ पर कौन सी रो बिल्कुल सही है, तो सीधी सी बात है, गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन है, लिक्विड से सॉलिड बनना सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग होता है, और सॉलिड से लिक्विड बनना आपका मेल्टिंग होता है, पिघलना होता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो एग्जाम में पूछा गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर, मतलब प्रीवियस ईयर से रिपीटेड का मतलब है 2019 से पहले वाले प्रीवियस से रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 21 में पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के श्वसन के संदर्भ में सही है। देखिए जैसे हमें रेस्पिरेशन, हम श्वसन 24 घंटे करते हैं, सेम ऐसे ही प्लांट भी जो श्वसन होते हैं वो 24 घंटे ही करते हैं। अगर श्वसन ना हो तो पौधे जो हैं वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो याद रखिएगा, रेस्पिरेशन टेक प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, यही यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो श्वसन होता है केवल दिन के समय या केवल रात के समय नहीं, ये हर समय होता है। जैसे हम श्वसन हर समय करते हैं, सेम ऐसे ही पौधे भी हर समय श्वसन करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनाने की प्रक्रिया है, वो पौधे सिर्फ डे टाइम में करते हैं, वो कभी भी वो नाइट में नहीं करते। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो एग्जाम में पूछा गया। अदिति का जो ब्लड ग्रुप है वो बी नेगेटिव है, वो अपना ब्लड ग्रुप हर ईयर जो है वो डोनेट करती है। हर ब्लड कैन बी ट्रांसफर टू अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप, तो वो अपना ब्लड ग्रुप किन व्यक्तियों को दे सकती है वो हमें बताना है। बी नेगेटिव को तो दे ही सकती है, जितने भी बी वाले हैं वो सबको दे सकती है। बी पॉजिटिव को भी दे सकती है, जिनमें भी बी आता है ए बी पॉजिटिव को भी दे सकती है और ए बी निगेटिव को भी दे सकती है। तो इतने लोगों को वो अपना रक्त जो है वो दान कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। लेकिन वो ब्लड ग्रुप ले किससे सकती है, वो खाली बी नेगेटिव से ले सकती है। मतलब बी नेगेटिव पर्सन को बी नेगेटिव का ही ब्लड चाहिए, लेकिन बी नेगेटिव दान बहुत सारों को कर सकता है। बी नेगेटिव को तो करेगा ही करेगा, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी निगेटिव को भी दे सकता है। क्योंकि आपको पता होगा ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही होता है, वो सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो ए बी तो सब जगह आ जाएगा। सेम ऐसे ही ओ जो होता है वो सबको डोनेट कर सकता है। लेकिन बी नेगेटिव जो है यहाँ पर उसको अगर जब चाहिए होगा तो उस केस में तो खाली उसको बी नेगेटिव ही चाहिए होगा। लेकिन वो दान जो है अपना ब्लड ग्रुप किस किस को कर सकती है, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा है थ्योरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट उदासीन लवण यहाँ पर कौन सा होता है, वो आपका सोडियम क्लोराइड होता है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, जब हम एसिड बेस वाला चैप्टर देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि इसके साथ जब फिनोल्फथालीन डाला जाता है तो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, वहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं होती। तो सोडियम क्लोराइड आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम
क्लोराइड, ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है ये बताइए ये क्या है। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है ये आपका एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है, ये एसिडिक सॉल्ट होता है, क्योंकि क्लोराइड लगा हुआ है तो ये सॉल्ट ही बात है। एसिडिक सॉल्ट मतलब इसमें एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे बन जाएगा, जब इसको एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये HCl फॉर्म कर लेगा। जब HCl फॉर्म कर लेगा तो HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अमोनिया जो है वो अलग रह जाएगा। NH3 जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया जो है वो अलग रह जाएगा। वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक बेस है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से क्या होता है, ये एसिडिक सॉल्ट होता है। क्या होता है, ये आपका एसिडिक सॉल्ट होता है। और जो एसिड होते हैं ये हमने पढ़ा है थ्योरी में, जो एसिड होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं, मतलब टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, नीले लिटमस को लाल बदल देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिए, जो एसिड होते हैं वो नीले को लाल करते हैं, और जो बेस होते हैं, जो क्षारक होते हैं, वो लाल को नीला करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। तो ऑप्शन 1 वहाँ पर सही था। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका यहीं से बना है, थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज करके पूछ लिया है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। A इज़ एडेड टू सॉल्यूशन B, ये एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है B, इसमें A डाला जाता है, ठीक है। A इज़ एडेड टू सॉल्यूशन B विच चेंजेस कलर, मतलब जैसे ही मैंने इस सॉल्यूशन में A डाला तो इसने अपना कलर चेंज कर लिया, मतलब जो A था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, तभी इसने यहाँ पर कोई रिएक्शन करी होगी जिसकी वजह से क्या हुआ, कलर जो है वो चेंज हो गया। तो अब हमें ये तो पता चल गया A जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है B से, ठीक है। व्हेन C इज़ एडेड टू सॉल्यूशन B, अब इसमें एक C और डाला जाता है, इसी B सॉल्यूशन में एक C और डाला जाता है। इट डज़ नॉट चेंज कलर, और इस बार रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब जो है, जो C है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तभी क्या हुआ, वहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं हुआ। C ने जब वो B सॉल्यूशन में गया तो कोई रिएक्शन में वहाँ पर कोई रिएक्शन हुई ही नहीं। और वो रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो C था वो कम रिएक्टिव था। इसका मतलब B जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है C से, तभी वहाँ पर कोई रिएक्शन हुई नहीं। तो अब हमको यही बताना है, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड आफ्टर अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ ABC। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ABC की अभिक्रियाशीलता के बारे में। तो यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं, इसी यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, A जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद B है, और सबसे लास्ट में जो है वो C है, मतलब C सबसे कम रिएक्टिव है, उसके बाद B है और सबसे ज़्यादा A है। तभी तो जब C को हमने B में डाला तो C को जब हमने B में डाला तो कोई रिएक्शन हुई नहीं। क्यों, क्योंकि जो C था वो सबसे कम रिएक्टिव था। तो यहाँ पर जो सही आपका ऑर्डर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 में ही हमें देखने को मिलेगा, मतलब A सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद B, और सबसे कम रिएक्टिव क्या हो गया, C। तो यही हमारा सही सीक्वेंस बन रहा है कि C सबसे कम रिएक्टिव, उसके बाद B, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका A। हर सेट में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। इन क्वेश्चनों को करने से अब आपको क्लैरिटी होने लगी होगी कि रिएक्टिविटी का क्वेश्चन जब भी आए तो हमें किस तरह से उसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग फूड आइटम कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एन एल्युमिनियम जार। एल्युमिनियम के जार में हमें कौन से फूड आइटम को नहीं रखना चाहिए। देखिए पुडिंग क्या होता है, एक प्रकार की मीठी डिश होती है, जैसे कस्टर्ड वगैरह कह सकते हैं। इस तरह से कुकड राइस को भी हम रख सकते हैं। देखिए मिल्क को भी वैसे तो रखना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा वो आपका आंवला पिकल होगा। देखिए जो आंवला होता है ना, आंवला का पिकल अचार जो होता है, मोस्टली सारे अचार ये बहुत एसिडिक होते हैं। ये क्या होते हैं, हाईली एसिडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन जब इनको एल्युमिनियम के साथ बर्तन में रखेंगे, और एल्युमिनियम क्या है, ये हमारा एक मेटल है, और मेटल भी कैसा है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है काफ़ी ऊपर रहता है। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमने ये थ्योरी में पढ़ा है वो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है। तो इसी वजह से हम एल्युमिनियम के जार में आंवला का पिकल जो है वो कभी भी नहीं रख सकते। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एसिड है वो हम नहीं रखेंगे एल्युमिनियम के जार में। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम के साथ वो रिएक्ट करके बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस, हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए क्वेश्चन थ्योरी से तो था कि जैसे मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं और वो खाने के लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा लॉजिकल वे में पूछा गया। तो थ्योरी को बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा।
जो आई बटन में 32 क्लासेस का लिंक अभी आ रहा होगा उनको नोट्स सेल्फ प्रिपेयर करें और अच्छे से थ्योरी बनाएं और ये सारे क्वेश्चन कर जाएं, तभी आप सीटेट 2022 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया, द स्वीट अरोमा प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेड बेकिंग इज बिकॉज, डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध पैदा होती है, वो क्यों होती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कुछ और दिए हैं, क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, लेकिन हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय ईस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए ईस्ट वाला जो प्रोसेस है ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, वो आपका फर्मेंटेशन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शुगर इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय ईस्ट। शुगर में हम ईस्ट मिला देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है जब गर्म करते हैं अल्कोहल में, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और जब ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो ये जब ब्रेड बेकिंग हो रही होती है उस समय भी उसमें जो है ईस्ट मिलाया जाता है, और जो स्वीट अरोमा होती है वो एक्चुअली फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही आ रही होती है। तो कुछ इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में पूछ कुछ और रहा है, यहाँ पर ऑप्शन कुछ और दे रखे हैं। अल्कोहल इज प्रोड्यूस बाय ईस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, नहीं से हम रेस्पिरेशन थोड़ी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं उत्पन्न होती, ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर एक्चुअली में फर्मेंटेशन की डेफिनेशन यहाँ पर दे दी है, शुगर इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय ईस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और ये जो खमीरीकरण है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ईस्ट जो है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, और यही प्रोसेस ब्रेड बेकिंग में भी होता है, और उस समय वहाँ पर स्वीट अरोमा जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये तो हमको पता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर का कोई भी रिलेशन नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही कर सकते हैं, क्योंकि यही बात यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, बाकी सारे ऑप्शन की तो बातें ही बिल्कुल गलत दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा प्रीवियस ईयर से कनेक्ट कर ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन 2020 या 19 के किसी प्रीवियस ईयर में भी था। अमित हिट्स अ पियानो की सॉफ्टली फर्स्ट एंड देन हार्डर, व्हाट चेंज इन द साउंड प्रॉपर्टीज विल बी ऑब्जर्व इन द सेकंड केस। अमित एक पियानो के पर्दे को पहले हल्के और फिर जोर से दबाता है, दूसरी स्थिति में ध्वनि की गुणधर्मों में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। देखिए जब उसने पहले धीरे से दबाया फिर तेज से दबाया, है ना, काफ़ी ज़ोर से दबाया, तो ज़ोर से दबाने से सीधी सी बात है इट विल बी लाउडर, लाउडर तो वो होगा, है ना, तीनों ऑप्शन में दे रखा है, इट विल बी लाउडर, इट विल बी लाउडर, इट विल बी लाउडर। उसमें बोला फिर क्या, पिच स्लो हो जाएगी। देखिए जब हार्डर हुई है तो कहीं ना कहीं देखिए उसने अभी भी उसको बजाया तो है, आपने देखा होगा पियानो की आवाज़ चाहे वो सॉफ्ट बजाए या हार्ड बजाए लेकिन बहुत मधुर होती है, तो वहाँ पर पिच कम नहीं होगी, पिच भी वहाँ पर क्या होगी, ऊंची ही होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा, इट विल बी लाउडर एंड द पिच विल ऑल्सो बी हायर। प्रबलता जो है वो भी बढ़ जाएगी और सुर का जो तारत्व है वो भी बहुत ऊंचा हो जाएगा, दोनों स्थिति होंगी, क्योंकि जो पियानो है वो बहुत ही बारीक आवाज़ प्रोड्यूस करता है, जब उसको हार्डर भी दबाएंगे तो वो बारीकपन जो है और बढ़ जाएगा। तो लाउडर तो होगी साउंड, लेकिन वहाँ पर पिच से ही कनेक्ट करेगा वो, क्योंकि पिच का मतलब होता है उसकी बारीकी, और पियानो में जो है वो साउंड होती है वो बहुत ही बारीक होती है, तो पिच भी जो है वहाँ पर वो हायर हो जाएगी, और वो कैसी हो जाएगी, जब उसको वो हार्डर प्रेस करेगा तो वो लाउडर हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा अलग क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर हमारा विंड स्पीड का रिलेशन पूछा गया था इस क्वेश्चन में, आपका किससे, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वायुमंडलीय दाब से। तो यहाँ पर जिसको विंड स्पीड जो हवा का वेग होता है और उससे संबंधित जो वायुमंडलीय दाब है उसका अगर रिलेशन पता था तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। देखिए डिफरेंट एयर प्रेशर वर ऑब्जर्व्ड इन एडजेसेंट एरिया ए एंड बी, एक एरिया ए है, कोई जगह है ए और कोई जगह बी है, इन दोनों पर अलग अलग स्थितियों में प्रेशर देखे गए हैं, वायुमंडलीय प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो देखा गया है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे द स्पीड ऑफ विंड विल बी फास्टर, दिन में कौन से समय पर वायु की गति जो है वो सबसे तीव्र होगी, ये हमको बताना है। देखिए प्रेशर कम होता है, अब ये रिलेशन आप याद रख लीजिए, प्रेशर कम है तो याद रखिए वायु का जो गति है वो ज़्यादा है और तब प्रेशर कम होगा, याद रखना है। वायु की गति अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वायु की गति क्या है वो कम होगी। देखिए प्रेशर ज़्यादा है, मॉलिक्यूल पास पास हैं, तो वहाँ उसमें क्या है, उस स्थिति में प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि हवा कम है। लेकिन जब हवा बहुत तेज़ तेज़ चल रही है तो मॉलिक्यूल जो है वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कम हो जाता है। तो ये उल्टा रिलेशन रखते हैं, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो याद रखना हवा कम है,
ठीक है। और अगर हवा ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल दूर दूर होगा, सीधी सी बात है, तो वो हल्के हो जाएंगे, तो प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिक कम होगा। तो यहाँ पर अब हमें यही बताना है। अब ये पूछ रहा है कहाँ पर वायु की गति सबसे ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ जो विंड है वो सबसे ज़्यादा कब होगी, जब जिन एरियो में प्रेशर जो है वो कम हुआ होगा। अब देखिए एरिया ए में प्रेशर 10 बजे 773 था, यहाँ पर 723 था, लेकिन 12 बजे क्या हुआ, प्रेशर यहाँ तो बढ़ा लेकिन प्रेशर यहाँ क्या हुआ, घटा। प्रेशर घटा इसका मतलब क्या हुआ होगा, हवा तेज़ हुई होगी। हवा तेज़ होने के समय ही क्या होगा, प्रेशर जो है वो घटा होगा। बाकी अदर केस में देखिए यहाँ पर प्रेशर सेम रहा, प्रेशर बढ़ गया। बाकी अदर केस में देखिए सब जगह प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन एक ही कंडीशन यहाँ पर हमें ऐसी दिखी जब प्रेशर क्या हुआ, घटा। मतलब 723 से 600 आ गया। जब प्रेशर घट गया इसका मतलब क्या होगा, हवा वहाँ पर तेज़ चली होगी, तभी प्रेशर क्या हुआ होगा, घटा होगा। तो वो समय कौन सा होगा, वो 12 बजे का समय होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ह्यूमन आई से संबंधित था। ह्यूमन आई हैज़ अ नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। हमको पता है जो हमारी न्यूनतम दूरी होती है पास की देखने की वो 25 सेंटीमीटर की होती है। मतलब 25 सेंटीमीटर से पास अगर आप कोई वस्तु अपनी आँख के पास रखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगी वो वस्तु। और दूर का तो आप इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। दूर का आप कहाँ तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट तक का। और पास का कहाँ तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक का। उसके पास वाला आप नहीं देख पाएंगे। एक सामान्य मानव आँख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखना है, जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसमें कौन सा लेंस होता है, उसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये बात भी याद रखनी है। अब यहाँ पर ये बेसिकली पूछ रहा है कि हमारी आँख में जो प्रतिबिंब, जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है। देखिए जो हमारी आँख है उसमें जो इमेज बनती है एनसीईआरटी में बताया गया है वो हमारी रेटिना पर बनती है। तो जो इमेज बनती है हमारी रेटिना पर वो कैसी बनती है, वो हमारी रियल होती है, क्योंकि वस्तु देखी कहीं और है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पर के पीछे नहीं बनी, वो जाकर कहीं और रेटिना पर बनी। ठीक है, और रियल इमेज वही होती है जो किसी अलग जगह जाकर बनती है, जैसे दीवार पर या किसी वस्तु पर अगर हम कोई इमेज को प्राप्त कर सकते हैं तो वो रियल होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ जो इमेज बनी है वो रेटिना पर बनी है तो वो रियल है। ठीक है, इमेज हमेशा याद रखना जो हमारी रेटिना पर बनती है वो उल्टी होती है। बाद में जो हमारी नर्व्स होती हैं वो उसको हमारे ब्रेन तक ले जाते इस तरह से करती हैं कि हमें वस्तु सीधी ही दिखाई देती है। लेकिन जो रेटिना पर इमेज बनती है, अगर पेड़ सीधा है तो जो रेटिना पर इमेज बनेगी उसमें पेड़ जो है वो आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और वो सीधी सी बात है डिमिनिश होगी, छोटी होगी। ऐसा तो है नहीं आपकी आँख में, जब सीधी सी बात है जब कोई वस्तु का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो छोटा ही बनेगा। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पर सही हो जाएगी ऑप्शन नंबर सेकंड की। तो इमेज जो फॉर्म्ड होगी रेटिना पर वो रियल होती है, ये रट लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। वो वास्तविक होती है, वो हमेशा उल्टी बनती है और वो हमेशा वस्तु से छोटी होती है। और वो लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। पास की न्यूनतम दूरी कितनी होती है देखने की वस्तु की, 25 सेंटीमीटर, और दूर की कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ये सारी पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो आपके फिक्शन वाले टॉपिक से पूछा गया है, पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमको गलत कथन पहचानना है सारी चीज़ों को पढ़कर। ठीक है, पहला कथन हमको क्या दिया है, एक जो जिम्नास्ट है वो कोर्स मतलब खुरदुरा सब्सटेंस जो है वो अपने हाथ पे लगाता है, हैंड्स पर लगाता है। बिफोर गेम डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर वो अपने हाथ पर क्या करता है, खुरदरा पदार्थ जो है वो लगाता है। जब भी वो कोई एक जिम्नास्ट है, आपने देखा होगा, आपने टीवी में भी देखा होगा, जिम्नास्ट जो है जब वो अपनी परफॉर्मेंस देने जा रहा होता है उससे पहले क्या करता है, वो अपने हाथ पे क्या करता है, एक पाउडर सा लगा लेता है। एक्चुअली में वो एक खुरदुरा पदार्थ होता है। तो वो क्यों होता है, यहाँ पर उसका रीज़न बताया है, टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। बिल्कुल गलत बात, जिससे गुंथन जो है वो कम होता है और कुशलता बढ़ाई जाती है। नहीं, देखिए उसके हाथ जो हो रहे होते हैं ना वो फिसलते हैं, तो वो फिसलने से बचाने के लिए क्या करता है, अपने हाथ में खुरदुरा पदार्थ लगा देता है, ताकि जो जब वो हैंडल वगैरह पकड़े तो उसकी जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी हो जाए, वो टाइटली उसको पकड़ पाए। तो इंटरलॉक को कम नहीं करना होता वहाँ पर, तो इंटरलॉक क्या है, बढ़ाना है। मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन, यहाँ पर घर्षण की बात हो रही है, वो फ्रिक्शन जो है वो वहाँ पर बढ़ाना चाहता है, तभी तो वो अपने हाथ में खुरदुरा पदार्थ लगा रहा है, ताकि घर्षण जो है वो बढ़ जाए और वो आसानी से ग्रिप प्राप्त कर ले, और ताकि उसकी एफिशिएंसी जो है वो बाद में बढ़ जाए। तो वो घटाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा, वो उसको बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर गलत है।
सेकेंड पॉइंट देखते हैं, फाइन पाउडर इज स्प्रिंकल्ड डेलिबरेटली ऑन अ कैरम बोर्ड बिफोर द गेम टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही है, खेल के पूर्व कैरम बोर्ड पर जानबूझकर महीन पाउडर को छिड़का जाता है ताकि जो उसका इंटरलॉकिंग है वो कम हो सके और उसकी कुशलता जो है वो बढ़ाई जा सके। आपने देखा भी होगा, आप गेम खेलते हैं तो कैरम बोर्ड जो है उस पर अगर आप स्ट्राइकर को फेंकते हैं तो वो शुरू में बहुत टाइट जा रहा होता है, लेकिन अगर उस पर पाउडर छिड़क देते हैं तो बहुत ही स्मूथली जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। जो मॉलिक्यूल की इंटरलॉकिंग है, जैसे जो कैरम बोर्ड में जो आपका स्ट्राइकर है उसके मॉलिक्यूल और जो कैरम बोर्ड है उसके मॉलिक्यूल की जो इंटरलॉकिंग है उसको हम कम कर देते हैं, वो एक दूसरे से, उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे में धंस नहीं पाते, तो वो वहाँ पर इंटरलॉकिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है और जिससे इफिशिएंसी जो है वो वहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। तो देखिए फ्रिक्शन टॉपिक से ही किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। इन ट्रैक इवेंट सोल ऑफ द एथलीट शूज इज ग्रूव्ड टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज इफिशिएंसी। यहाँ पर भी गलत बात बोली है, रिड्यूस करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा दौड़ने वाले जो प्रतियोगिता वाले जो धावक होते हैं उनके जूते के जो तले होते हैं वो खांचेदार होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि वो फिसले ना, ताकि जो ज़मीन है उनसे उनके जूते जो हैं वो अच्छे से, उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो अच्छे से उनसे गुथ जाएँ, अच्छे से उनसे इंटरलॉक हो जाएँ, ताकि वो आसानी से अच्छे से भाग सकें, फिसल के गिरे ना। इसीलिए हमारे जूतों में जो होते हैं वो खांचे जो हैं वो होते हैं, हमारों में भी होते हैं, लेकिन एथलीट में जो होते हैं वो जो उनके जो खांचेदार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली ग्रूव्ड होते हैं। वो इसलिए होते हैं जो रिड्यूस इंटरलॉकिंग के लिए नहीं, ज़मीन से जो इंटरलॉकिंग है उनकी बढ़ जाए और वो आसानी से चक्कर लगा पाएँ, क्योंकि वहाँ पर उनको फ्रिक्शन जो है, जो घर्षण है वो बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली बात भी गलत है। तो यहाँ पर ए और सी जो है वो गलत हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर सही है। ऑप्शन मैंने दिए नहीं, जगह यहाँ पर कम थी, सीधा आंसर दे दिया थर्ड ऑप्शन ए और सी। देखिए फ्रिक्शन घर्षण से टॉपिक है, लेकिन टॉपिक को देखिए किस तरह से करा है। तो जिसने फ्रिक्शन अच्छे से पढ़ा है, जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, वो इसका आंसर बड़ी आसानी से कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन भी थ्योरी से ही है, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने अच्छे से थ्योरी में पढ़ा है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो वो क्लासेज आपको ज़रूर देखनी है, 32 वाली जो क्लासेज हैं। Which of the following device does not involve the principle of magnetic effect of electric current? तो हमको बताना है कौन सी युक्ति जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती, ये यहाँ पर हमको बताना है। देखिए यहाँ पर आप सीधा समझ सकते थे, हमने एक पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिस पर कार्य करता है इलेक्ट्रिक हीटर, तो वो तो हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है, ना कि मैग्नेटिक पर। यहीं से आप आंसर पर पहुँच जाते। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही है। यहाँ पर यही पूछा कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट पर कार्य नहीं करेगा, तो वो ऑप्शन सी होगा। बाकी सारे ऑप्शन, इलेक्ट्रिक बेल हो, चाहे आपका जनरेटर हो, मोटर हो, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करते हैं। बाकी ये इलेक्ट्रिक हीटर जो है ये हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए जैसे आप ये अप्लाई भी करके देख सकते हैं। आप जैसे एक माचिस का वो नीचे वाला होल जो है वो लेंगे और उसमें यहाँ पर एक निडल रख देंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेंगे, एक तार लपेट देंगे कॉपर का, फिर ठीक है इनको जो है अपना कनेक्ट कर देंगे सेल से, ताकि जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो करे। और इसके पास जो है आप क्या करेंगे, ऊपर मैग्नेट जो है वो रख देंगे, ठीक है। तो आप जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ना, तो आप देखेंगे वो जो माचिस के अंदर जो सुई रखी है वो हिलने लगेगी। तो मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट हमको देखने को मिल जाता है करंट की वजह से। और जब वो मैग्नेटिक इफेक्ट हमको करंट की वजह से देखने को मिला, तो वही आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट उत्पन्न होती है, जैसे हीटर वगैरह में, तो वो आपका हीटिंग इफेक्ट होता है। तो ये तो हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है, ना कि मैग्नेटिक पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हर सेट में बुआन फोर्स से एक क्वेश्चन आया ही आया है। इसको और भी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आगे, जब हम और भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन वाटर विद 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। जैसे ये वाटर है तो इसका 3/4 हिस्सा तो पानी के अंदर है, लेकिन जो 1/4 हिस्सा है यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है
कि वो इसका अबव द सरफेस ऑफ वाटर है, एक वस्तु पानी में तैर रही है और उसके आयतन का 1/4 भाग जो है पानी की सतह से ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सही है। 1/4 भाग ऊपर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नीचे से कोई ना कोई बुआंट फोर्स जो है वो आपका इस पे जो है वो कार्य कर रही है, बुआंट फोर्स जो है वो यहाँ पर वर्क कर रही है डेफिनेटली, तभी ऐसा यहाँ पर हो रहा है। तो ये तो हम नहीं कह सकते नो बुआंट फोर्स इज एक्टिंग। बुआंट फोर्स अगर ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होती तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ऊपर होता पानी के, ना कि पानी के नीचे। और यहाँ पर तो पानी के ऊपर सिर्फ 1/4 है, बाकी 3/4 तो पानी के नीचे ही है, तो यहाँ पर इक्वल भी नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो आपके बाहर हो गए। अब या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। सेकंड ऑप्शन अगर मैं देखूँ, बुआंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा होता बुआंट फोर्स अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम होती तो ऑब्जेक्ट जो है पूरा पानी के अंदर डूब जाता है। जैसे कील वगैरह हम पानी के अंदर डालते हैं तो वहाँ पर जो बुआंट फोर्स होती है वो बहुत कम होती है वेट के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या होता है वो ऑब्जेक्ट जो है पानी के अंदर डूब जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, बुआंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो नीचे से बल लग रहा है पानी का वो ज़्यादा है किससे, वस्तु के वेट से, तभी क्या हो रहा है वस्तु पूरी तरह पानी में नहीं डूब रही है, उसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। थर्ड ऑप्शन जब सही होता जब वस्तु जो है पूरी की पूरी पानी के ऊपर होती, मतलब उसका कोई भी हिस्सा पानी के अंदर नहीं होता, तो उस केस में ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर हमें असर्शन दी है, कथन दिया है, उसके पीछे का कारण भी दिया है और हमको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। देखिए जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं वायर के थ्रू तो कभी कभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ये हमने अभी पीछे भी समझा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर सही है। दूसरा इसके पीछे रीज़न क्या दे रखा है, वायर आर यूजली मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो वायर होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं, बिल्कुल गलत बात। वायर मैग्नेटिक मटेरियल के नहीं होते, बट वो कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो वो बिहेव करने लगते हैं, होते नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आर तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ए बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। तो ये यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। सिर्फ आपके एक लाइक से ही इस चैनल को मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ लें। इससे क्या होता है, एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है और वो बहुत ही अच्छे से और भी ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ा पाता है। तो वीडियो को लाइक तो बनता है, अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें सारे के सारे स्टूडेंट। इससे क्या होता है ना, यूट्यूब पर वीडियो जो है ना वो ऑटोमेटिक अप होती है और यूट्यूब खुद अलग लोगों को सजेस्ट करता है अगर वीडियोस पर अच्छे लाइक होते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि और भी इससे हेल्प ले सकते हैं, तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से वही असर्शन दिया है, रीज़न दिया है, कथन दिया है, उसके पीछे का कारण दिया है और अब हमको ये बताना है। अस्मिता इज एडवाइज टू कट डाउन फैट इन हर फूड आफ्टर हर गैल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी। मैंने आपको पहले भी ये समझाया था, ये क्वेश्चन पहले सेट में भी बना था। गैल ब्लैडर रिमूव हो गया आफ्टर सर्जरी, तो जो पित्त रस है वो स्टोर नहीं हो पाएगा और वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा नहीं जब उसको फैट का डाइजेशन करना होगा। इसीलिए जो फैट वाले कंटेंट वाले फूड हैं वो उसको बोला गया है, डॉक्टर ने सजेस्ट करा है कि वो जिनमें फूड में फ़ैट ज़्यादा है वो आपको कम लेने हैं, क्योंकि आपका बॉडी जो है फ़ैट का डाइजेशन नहीं कर पाएगी। तभी क्या होता है, गैल ब्लैडर जिनका निकल जाता है उनको बेसिकली ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो गैल ब्लैडर देखिए जो पित्त होता है, जो बाइल जूस जिसे हम बोलते हैं, वो जो है वो बनता कहाँ है, वो लीवर में बनता है, लेकिन कुछ समय के लिए वो स्टोर कहाँ होता है, वो गैल ब्लैडर में, वो आपका पित्ताशय में जो है, पित्त की थैली जो होती है उसके अंदर जाके स्टोर होता है कुछ समय के लिए। और उसके बाद जब हमारा खाना पच रहा होता है ना, तो जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर फैट के डाइजेशन में ये जो हमारा गैल ब्लैडर है वो के अंदर जो पित्त है, जो बाइल जूस है, वो मदद करता है फैट के डाइजेशन में उस समय। और जब ये होगा नहीं तो फैट का डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में सही समय पर हो नहीं पाएगा। तो इसी वजह से फैट वाले सब्सटेंस उनको कम खाने चाहिए, जिनकी शरीर से गैल ब्लैडर जो है पित्ताशय
जो पित्त की थैली है वो अगर रिमूव हो गई है तो ये तो यहाँ पर सही है, ए इज़ करेक्ट। कैसे करेक्ट, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। सिक्रेशन ऑफ एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूस कॉज एसिडिटी, बिल्कुल अधिक मात्रा में आमाशय जूस के स्त्राव के कारण अम्लता होती है। जब हमारे गैस्ट्रिक जूस जो हैं, एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूस जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि खाना जो है वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूस जो हैं वो हमारी बॉडी में क्या कर देते हैं, एसिडिटी कॉज कर देते हैं। बात तो ये भी सही है, लेकिन इस बात का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। देखिए गैल ब्लैडर से सर्जरी से गैल ब्लैडर निकाला गया, फैट कट की एडवाइस दी गई, तो वो इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा कि सीक्रेशन ऑफ एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूस कॉज एसिडिटी, इसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है, और दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस तरह से हमने कंटेंट के सारे क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।